इस बार जब यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया तो बजट में काफ़ी चेंजेस किए गए टैक्स को लेकर, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, इनके परसेंटेज में चेंजेस किए गए। इसके साथ साथ एंजल टैक्स को भी स्क्रैप किया गया है। अब ये एंजल टैक्स क्या होता है और उसको हटाने से क्या पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकते हैं, और करेंटली इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसा है, इसे समझने के लिए कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रीसेंट न्यूज को लेकर, रिसेंटली क्या न्यूज है एंजल टैक्स को लेकर। उसके बाद एंजल इन्वेस्टर्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अगर आप एंजल टैक्स समझ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। फिर बात करेंगे कि एंजल टैक्स क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स कि अब जब टैक्स हट गया है तो क्या पॉसिबल इफेक्ट्स हमें स्टार्टअप इंडस्ट्री में देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि करंट स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया का है कैसा। तो रिसेंटली जो न्यूज़ आई थी बेसिकली यही है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने एंजल टैक्स को स्क्रैप किया, यानी कि एंजल टैक्स को ख़त्म कर दिया है। जब उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था तो उन्होंने ये कहा था कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को बॉल्स्टर करने के लिए, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को बूस्ट करने के लिए, इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए ये जो सो कॉल्ड एंजल टैक्स है इसे सारे इन्वेस्टर क्लासेस के लिए हटाया जा रहा है। ये अनाउंसमेंट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की थी। तो अब तक इतना तो क्लियर हो गया होगा कि एंजल टैक्स जो है वो कहाँ पर लगाया जाता था, वो स्टार्टअप्स पे लगाया जाता था। स्टार्टअप्स को ये एंजल टैक्स पे करना पड़ता था। अब एंजल टैक्स समझने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। सो बेसिकली एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो अर्ली एज स्टार्टअप्स में अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर जो एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है एंजल इन्वेस्टर्स की, वो यही होती है कि वो अपना पर्सनल मनी जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, और इस पर्सनल मनी की वजह से ही एंजल टैक्स पहले लाया गया था। ये मैं आपको आगे बताऊंगी जब एंजल टैक्स पढ़ेंगे। तो इसी पर्सनल मनी के चलते ही एंजल टैक्स लाया गया था, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना खुद का पर्सनल मनी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं अर्ली एज स्टार्टअप्स में। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोई हमेशा इंडिविजुअल ही हो जो एंजल इन्वेस्टर हो। आजकल जो है बहुत सारे एंजल इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स भी आते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट्स होते हैं, वो क्या है, अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसे को पूल करते हैं और फिर जो है उससे स्टार्टअप में उससे जो है फंडिंग दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना पर्सनल मनी यूज़ करते हैं। इस तरीके के इंडिविजुअल्स अक्सर हाई नेटवर्थ वाले होते हैं, जिनकी नेटवर्थ जो है बहुत ज़्यादा हो, और ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं अक्सर फंडिंग भी देते हैं, साथ साथ में स्टार्टअप्स को अपनी एक्सपर्टीज भी देते हैं। सो बेसिकली एंजल इन्वेस्टर्स जो अपना पर्सनल मनी इन्वेस्ट करते हैं अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में, उसके बदले वो क्या है, इक्विटी लेते हैं। जनरली देखा गया है कि उसके बदले इक्विटी लेते हैं या फिर और दूसरे तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे डेट वगैरह देते हैं। तो इसके जरिए जो है ये लेन देन होता है। और भाई अपनी एक्सपर्टीज और फंडिंग के बदले जनरली जो देखा गया है वो क्या करते हैं, इक्विटी लेते हैं या कोई और तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है, चाहे डेट हो गया, ये सब चीजें लेते हैं। सो यहाँ पर एंजल इन्वेस्टर्स कौन हो गए, जो अपना खुद का पैसा अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे। अब एंजल इन्वेस्टर्स से ही एंजल टैक्स निकल कर आया है। कैसे, एंजल टैक्स क्या होता है? तो बेसिकली अगर एंजल टैक्स की बात की जाए तो एंजल टैक्स वो टैक्स होता है जो स्टार्टअप्स को भरना पड़ता है। ठीक है, ये जो टैक्स है ये स्टार्टअप्स को भरना पड़ता था, राइट। तो ये वो टैक्स है जो कि कहाँ पर लगाया जाता था, उस इन्वेस्टमेंट पर लगाया जाएगा, वो फंडिंग पर लगाया जाएगा जो कौन करेगा, जो कि एंजल इन्वेस्टर कर रहा है ना। जो भी एंजल इन्वेस्टर है उसने XYZ अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया लेट्स से, और ये अमाउंट जो है फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सीड अगर करता है तो उस एक्सीडिंग अमाउंट पर क्या लगेगा, एंजल टैक्स लगेगा। सो बेसिकली टैक्स विच इज लेवीड ऑन फंड्स रेज्ड बाय स्टार्टअप्स if they exceed the fair market value of the company। इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी XYZ कंपनी है, ठीक है, कोई भी XYZ कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, कोई भी टेक कंपनी है लेट्स से। अब इस कंपनी को 10 लाख का इन्वेस्टमेंट जो है वो मिलता है, 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट एंजल इन्वेस्टर से मिलता है। और अगर बात करूं इस कंपनी की, स्टार्टअप कंपनी की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो है 5 लाख रुपीस। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू एक बहुत ही कॉमन टर्म है यहाँ पर, मैं इसको समझाऊंगी आपको आगे क्या होता है फेयर मार्केट वैल्यू। तो
फेयर मार्केट वैल्यू है उस कंपनी की 5 लाख रुपए और इन्वेस्टमेंट आ गया है 10 लाख रुपए। तो यहाँ पर जो एक्सीडिंग अमाउंट है यानी कि फेयर मार्केट से ज़्यादा कितना पैसा मिला है, 5 लाख रुपए, है ना। 5 लाख फेयर मार्केट वैल्यू है, इससे ज़्यादा 5 लाख और मिल गए इन्वेस्टर से। तो ये जो 5 लाख एक्स्ट्रा मिले हैं, ये जो एक्सीडिंग अमाउंट है, गवर्नमेंट जो है इसे क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की तरह देखती है और इसको टैक्स करती थी अभी तक। सो फार इसको टैक्स किया जाता था और इसी पर क्या लगाया जाता था, इसी अमाउंट पर लगाया जाता था एंजल टैक्स। और ये टैक्स किसको भरना होता था, स्टार्टअप्स को भरना होता था। तो जो कॉमन सेंटिमेंट था स्टार्टअप इंडस्ट्री में वो ये था कि ये जो एंजल टैक्स है, ये जो इन्वेस्टमेंट पर लगाया जाता है, ये इसको सही से एसेस नहीं किया जाता है, क्योंकि जो फेयर मार्केट वैल्यू है इसे कैलकुलेट करने का, ये जो वैल्यूएशन निकालने का तरीका है वो कॉमन नहीं है या वो फिक्स नहीं है, राइट। तो स्टार्टअप्स में भी क्या है, इस चीज़ को लेकर, इस एंजल टैक्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन थी और सेंटिमेंट यही था कि ये जो टैक्स है ये अननेसेसरीली लगाया जाता है। तो ये बेसिकली एंजल टैक्स होता है, जो फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा जो अमाउंट निकल कर आ रहा है किसी स्टार्टअप का, जो एंजल इन्वेस्टर से फंड हो रहा है, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता था उसे एंजल टैक्स कहा जाता था। ये जो एंजल टैक्स है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्योंकि एंजल इन्वेस्टर जो है अपना पर्सनल मनी यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, इसीलिए लाया गया था। तो ये जब लाया गया था 2012 में लाया गया था, लेट फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी इस एंजल टैक्स को उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था। और ये कितना टैक्स रेट था भाई, एंजल टैक्स पर की भी अगर मैं बात करूँ तो किसी भी अमाउंट पर कितना % टैक्स देना होता था, तो 30.9% एग्जैक्ट और अराउंड 31% आप कह सकते हैं कि इसका टैक्स रेट था जो स्टार्टअप्स को भरना होता था। तो ये जब लाया गया था तो ये बेसिकली इसी इंटेंशन से लाया गया था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, है ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उसे कर्ब करने के लिए ये लाया गया था कि कोई भी एंजल इन्वेस्टर है, लेट्स से कोई भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, यू नेवर नो कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, उनकी जो नेटवर्थ जो इतनी हाई है, जो इनकम आ रही है वो किस किस सोर्स से आ रही है। वो किसी सोर्स से, किसी भी XYZ सोर्स से उन्होंने इनकम को अर्न किया और वो इनकम उन्होंने अलग अलग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर दी। तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके की प्रैक्टिसेस, यू नेवर नो वो पैसा कहाँ से आ रहा है, टेररिज्म से आ रहा है, किसी भी चीज़ से हो सकता है, किसी भी रॉन्ग सोर्स से हो सकता है। तो वो रॉन्ग सोर्स को रोकने के लिए, इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए बेसिकली ये चीज़ लाई गई थी, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जो है, पैसे की जो तस्करी है, इसे रोका जा सके। इस इंटेंशन से लाया गया था। और लेकिन जब से इसे लाया गया था तब से स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसको लेकर कोई ऐसे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखने को नहीं मिले थे। और अब फाइनली क्या है, इस बार जो बजट प्रेजेंट हुआ है, जो फुल बजट प्रेजेंट हुआ है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने इस एंजल टैक्स को कंप्लीटली स्क्रैप कर दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है, तो इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक छोटा सा, ये सिंपल सा पेन है, राइटिंग पेन है, लिखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक जनरल कॉस्ट अगर आप देखें मार्केट में, तो राइटिंग पेन की एक नॉर्मल कैजुअल पेन अगर आपको चाहिए तो 10 से 15 या 20 रुपए में आपको पेन मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं इसे आपको 50 रुपए में दूंगी, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये फेयर मार्केट प्राइस नहीं है इस पेन का। लाइकवाइज कोई भी स्टार्टअप कंपनी अगर है तो उसका एक फेयर मार्केट वैल्यू या उसकी वैल्यूएशन जो है वो कैलकुलेट की जाती है कि स्टार्टअप का एक्चुअल वैल्यूएशन कितना है। अब ये वैल्यूएशन जो कैलकुलेट किया जाता है, जो निकाला जाता है, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे एक थी इनकम बेस्ड अप्रोच। इनकम बेस्ड अप्रोच में क्या देखा जाता है कि XYZ स्टार्टअप कंपनी है, आगे चल के फ्यूचर में इसकी पोटेंशियल इनकम कितनी हो सकती है। पोटेंशियल इनकम के बेसिस पर इसकी इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाती थी। इसके अलावा एक जो दूसरा मार्केट कंपैरिजन अप्रोच था कि एक पर्टिकुलर, मान लो कोई टेक स्टार्टअप है, बाकी के टेक स्टार्टअप्स को भी देखा जाएगा, उनकी जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से ये फेयर मार्केट वैल्यू उसकी कैलकुलेट की जाएगी। तो इस तरीके के बहुत सारे अप्रोचेस जो हैं फेयर मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करने में लगाए जाते थे। और इसी को कैलकुलेट करने के दौरान जो है काफ़ी डिस्प्यूट्स होते थे, काफ़ी जो है लिटिगेशंस भी फाइल होते थे। तो यहाँ पर क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू की वजह से काफ़ी डिस्प्यूटेड था। तो एंजल टैक्स में फेयर मार्केट वैल्यू का काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल था। अब अगर आगे चल के बात करें कि अब जब एंजल टैक्स हट गया है तो इसके पॉसिबल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, अब क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक कॉमन सेंटिमेंट जो है स्टार्टअप कम्युनिटी में वो यही है कि एंजल टैक्स को एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरह देखा जा रहा है कि ये बहुत ही अच्छा हुआ है कि एंजल टैक्स हट गया है। स्टार्टअप कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से ऐसा मार्केट में सेंटिमेंट है। और इसके साथ साथ इसके जो पॉसिबल इफेक्ट्स हैं, सबसे पहले तो ये कहना है स्टार्टअप कम्युनिटी का कि इससे इनोवेशन आएगा, राइट। अब फंडिंग, क्योंकि फंडिंग पर टैक्स नहीं लगेगा तो इनोवेशन
के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो स्टार्टअप्स है वो इनोवेशन पे और अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो इनोवेशन अच्छा होगा तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस भी जो है और इंक्रीज हो जाएगी, है ना। जितना हम इनोवेशन लेकर आएंगे कंट्री में, स्टार्टअप्स में जितनी वैरायटी होगी, जितने नए नए तरीके के आइडियाज़ होंगे, उतनी ही कॉम्पिटिटिवनेस भी जो है वो बढ़ जाएगी, राइट। और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो हम जो है ग्लोबल मार्केट में जो है और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और बेटर हमारी ग्लोबल मार्केट में इमेज होगी। इसके साथ साथ रिसेंटली जो है पीयूष गोयल ने भी, यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि क्योंकि अब एंजल टैक्स हट गया है तो इससे और इन्वेस्टर्स को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। इससे हम और FDI भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो चलो होगी ही, लेकिन साथ साथ में जो FDI है वो भी हम और ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की पोजीशन जो है एज अ ग्लोबल हब और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है ना। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी इसके ज़रिए और प्रमोट हो रहा है क्योंकि टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक टैक्स बेसिकली कट गया है ऑलरेडी। स्टार्टअप्स को और भी कई तरीके के टैक्सेस देने होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, GST हो गया, तो यहाँ पर एक टैक्स जो हट गया है तो बिजनेस के लिए जो है क्या है, एक ईज़ पैदा हो गई है। तो अगर कोई फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पर आना चाहती हैं, स्टार्टअप्स करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी इजी है, प्लस डोमेस्टिक मार्केट के लिए तो इजी है ही। तो इस तरीके के कई सारे ऑप्शंस जो हैं वो खुल गए हैं। दूसरी तरफ फाइनेंशियल स्क्रूटिनी की अगर बात की जाए, फाइनेंशियल स्क्रूटिनी अब कम, भाई बहुत ज़्यादा जो है टैक्सेस नहीं देने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा स्टार्टअप्स के लिए। तो ओवरऑल जो है एक अच्छा इकोसिस्टम कह सकते हैं कि फ्यूचर के लिए देखने को मिल रहा है अब जब एंजल टैक्स हट गया है, और स्टार्टअप कम्युनिटी में भी इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ही हैं। अब इसके साथ साथ अगर आगे चलकर हम बात कर लेते हैं कि करंट स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया का एक्चुअली है कैसा। अगर मैं करंटली बात करूं तो इंडिया बेसिकली अभी 3rd रैंक पर आता है स्टार्टअप्स के मैटर में, है ना। कि इंडिया में जो है अगर हम ओवरऑल देखें कि दुनिया भर में स्टार्टअप्स कहाँ ज़्यादा हैं, तो उस सिनेरियो में इंडिया जो है 3rd पोजीशन पर आता है। US और चाइना के पीछे है इंडिया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो लगभग जो है ना 1,12,718 स्टार्टअप्स जो हैं रिकॉग्नाइज्ड हैं। इतने स्टार्टअप्स हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में। और इसके अलावा बात की जाए तो 110 यूनिकॉर्न्स देखने को मिलते हैं। यूनिकॉर्न्स बेसिकली होते हैं ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन ओवर $1 बिलियन तक की होती है या उससे ऊपर हो जाती है, तो ऐसे स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न कहा जाता है। बहुत सारे यूनिकॉर्न्स आप देख रहे हैं कि ओवर द ईयर्स रिसेंटली जो है पनप रहे हैं और ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। नंबर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 110 से भी ज़्यादा इंडिया में यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं जिनकी, यानी कि वैल्यूएशन, ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है या $1 बिलियन के पास है। इसके अलावा अगर बात करें स्टार्टअप्स की तो इंडिया का जो स्टार्टअप कल्चर है, इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ये भी कहा गया है कि इसमें जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 12 से 15% जो है वो देखने को मिलेगी। यानी कि हर साल इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो 12 से 15% तक ग्रो करता रहेगा। और इसके अलावा अगर हम स्टेट वाइज देखें इंडिया में, तो स्टेट वाइज गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं, जहाँ पर स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अगर हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो करेंटली पॉजिटिव सेंटिमेंट भी मार्केट में आ गया है क्योंकि एंजल टैक्स हट गया है। साथ ही साथ में अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखें तो वो भी स्ट्रॉन्ग है और एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है और आगे भी ग्रो करने के काफ़ी चांसेस हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एंजल टैक्स क्या है और इसको हटाने से, इसके स्क्रैप होने से क्या पॉसिबल इफेक्ट्स जो हैं स्टार्टअप कम्युनिटी में देखने को मिल सकते हैं। आपके ओपिनियन में एंजल टैक्स जो हटाया गया है, इसको जो स्क्रैप किया गया है, वो बेनिफिशियल है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग ET Now। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.